फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर सितंबर 2024 का जीएसटी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। सर पेपर कैसा आया? इजी आया, मीडियम आया, टफ आया? देखो इजी तो नहीं आया, टफ भी नहीं आया। इस पेपर का लेवल मीडियम। और इंस्टीट्यूट ने एक बात वापस से प्रूव कर दी कि क्वेश्चन बैंक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आप कोई से भी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक उठा लो, एक भी क्वेश्चन बैंक में से नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन अब नए फ्रेम हुए। तो बच्चे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बैंक का कोई रिलेवेंस है ही नहीं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो फिर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत है फिर आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, एमसीक्यू पार्ट वाज बिट इजी, बट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो इजी नहीं था। डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज मीडियम लेवल, आप उसको कह सकते हो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। एक और एनालिसिस है कि जो जो नए नए टॉपिक्स हैं उसमें से इंस्टीट्यूट ने बहुत पूछा है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, टीसीएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो शेड्यूल 2 में नया क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी ने ऐड करा था, टू डू एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और रिफ्रेन एन एक्ट। ये जो नई नई चीजें ना उसमें से मोर और लेस बहुत सारा पेपर आया। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका केस सिनारियो नंबर 3, एमसीक्यू से शुरू करेंगे। वीना एंड कंपनी ऑफ जबलपुर वाज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर द कंपोजिशन स्कीम। याद होगा आपको कंपोजिशन स्कीम। आउटपुट सप्लाई ऑफ द फर्म वाज 10 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख वाज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब 10 लाख में से 2 लाख की सर्विसेज, 8 लाख के गुड्स। In the preceding financial year, the firm was doing trading of taxable goods only. ठीक है, टर्नओवर ऑफ द कंसर्न वाज 100 लाख। तो यार एक बात हमने देखी थी कि अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 150 लाख तक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन ले सकते हो 150 लाख रुपए तक। क्या सर गुड्स वाला सर्विसेज दे सकता है? हाँ, तो राजा दे सकता है 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर। तो राजा 100 लाख का 10% हो गया 10 लाख और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, मतलब 10 लाख तक की सर्विसेज दे सकते हैं। और हमने तो सिर्फ 2 लाख की दी है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। द फर्म इंपोर्टेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग अगस्त। तो पहली सर्विसेज फर्म ने इंपोर्ट करी है आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर विनोद, अ पार्टनर ऑफ द फर्म हु रिसाइड्स इन फ्रांस। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर दो बातें होती है। पहली बात, अगर कंसिडरेशन है तो ये चेक नहीं करना है कि रिलेटेड पर्सन है, बिजनेस है कि पर्सनल है। अगर कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई बनेगा। और दूसरी बात, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर दो बातें चेक करो कि क्या रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है। पहली बात ये चेक करो, और दूसरी बात ये चेक करो कि क्या बिजनेस यूज के लिए लिया है या नहीं। तो भाई आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर 1 लाख, सेट सर्विसेज वाज पेड। तो भाई कंसिडरेशन है ना, इसका मतलब क्या ये सप्लाई बनेगा? हाँ राजा, ये सप्लाई बनेगा। दूसरी बात, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर लाल, अ रिनाउंड लॉयर इन स्वीडन हु वाज एक्स एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। राजा रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो आता है, पर एक्स एम्प्लॉय इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। तो क्या ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर होगा? सर ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। दूसरी बात, value of said services was 3 lakh even though it was used in furtherance of business but consideration was not paid। तो भाई जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो फिर दो बातें देखनी पड़ती है, एक तो बिजनेस और दूसरा रिलेटेड पर्सन। पर सर ये तो रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, तो जब रिलेटेड पर्सन ही नहीं है तो ये सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, आ जाओ भाई। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द फर्म क्रॉस द लिमिट ऑफ 150 लाख ऑन 25/9 from which date the firm was liable to pay the tax under regular scheme. All the amount are exclusive of taxes. पहला क्वेश्चन, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वीना एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। भाई बेसिक बच्चों जैसा क्वेश्चन है। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में आपको रेट याद होना चाहिए। सर 1% का रेट रहता है तो 10 लाख रुपए, 10 लाख का 1% हो जाएगा हमारा 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सेकंड वाला सप्लाई नहीं होगा,
पर ये जो 1 लाख रुपए वाला है ये हमारा सप्लाई हो जाएगा। तो ये जिस भी बच्चे की कॉपी है उसने गलत करा है, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीना एंड कंपनी विल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स एज। तो राजा, जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम में आए, मतलब जिस दिन आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट आउट कर लिया और नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो इसके एक दिन पहले जो भी स्टॉक रहेगा, जो भी कैपिटल गुड्स रहेगा, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो एक दिन पहले मतलब 24/9। तो भाई राजा 24/9 को आपको मिल जाएगा क्या, आईटीसी। इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन गलत करा है, ठीक है, हो गया सिंपल क्वेश्चन। सर इसमें पूरे नंबर आ सकते हैं? हाँ भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो पूरे नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा कुछ ना भी पढ़ के जाए और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो सीए के एग्जाम में पास हो सकता है। और वो बच्चा जिसने बहुत रट्टे मारे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, 12-12 घंटे पढ़ा है, वो एक बार फेल हो सकता है अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। आ जाओ भाई। पवन वॉज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। His aggregate turnover crossed threshold limit on 4/7. He applied for registration on 2 अगस्त. He got registration on 10 अगस्त. याद करो रजिस्ट्रेशन चैप्टर। अगर हम 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उस डेट से इफेक्टिव हो जाता है जिस दिन हमने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी। तो राजा 4/7/2023 को थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, इसके 30 दिन तो जुलाई में होते हैं 31 में से 4 गए 7 और अगस्त में हो गए हमारे और 4, मतलब 4 अगस्त तक अप्लाई कर देना था। आपने तो जल्दी अप्लाई कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख को इफेक्टिव हो जाएगा? 4/7/2023 को आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन शायद यही है। देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 4/7/2023। क्वेश्चन पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दूसरा, सर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद पवन ने बिजनेस स्टार्ट करा और गुड्स भी सप्लाई करे, पैन इंडिया बेसिस पे गुड्स सप्लाई करते हैं, बढ़िया। दिल्ली से इनको ऑर्डर आया जहां पे टैक्सेबल गुड्स 45,000, जीएसटी का रेट 12% और ऑल्सो सप्लाइड सर्टेन एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यूइंग 4,000। ही मेड 1 इनवॉइस फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई। भाई साहब ने टैक्स कंसल्टेंट से पूछा कि ई वे बिल बनाना है या नहीं। टैक्स कंसल्टेंट ने बोला कि भाई ई वे बिल डिपेंड करता है कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तो जोड़ा जाता है, पर जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू है उसको नहीं जोड़ा जाता है। तो राजा 45,000 प्लस 12% एग्जेम्प्टेड गुड्स को आप हटाओ तो यार 45,000 50,400। तो सर 50,400 है, इसका मतलब ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो यहां पे होगा 50,400। इस बेचारे बच्चे ने एग्जेम्प्टेड गुड्स को भी जोड़ दिया। एग्जेम्प्टेड गुड्स को कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स में नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद सर इवन बीइंग अ माइक्रो, पवन को पेमेंट नहीं मिल रहा था। मुद्दे की बात है, पवन ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। सर कब कैंसिल करा? तो भाई 25/10/2023 और एप्लीकेशन अप्रूव हुई 31/10/2023। तो याद करो, मैं आपको बोलता था कि यार लॉ मेकर कभी नहीं चाहता कि हमारा जीएसटी कैंसिल हो। तो जब भी कैंसिलेशन होता है हम लेटर वाली डेट लेते हैं। तो भाई लेटर वाली डेट 25/10 और 31/10। तो लेटर वाली डेट क्या हो गई हमारी? 31/10। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन है वो कब से माना जाएगा? 31/10 से माना जाएगा। अब देखिए हम क्या क्वेश्चन पूछा है। सर पवन को फाइनल रिटर्न कब फाइल करना है? तो फाइनल रिटर्न 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना रहता है। तो अगर आपने रिटर्न चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें फाइनल रिटर्न की एक छोटी सी बात है। तो फाइनल रिटर्न आपको विद इन 3 मंथ सबमिट करना है। तो 31/10 प्लस, तो ये हो गया हमारा 31 जनवरी। देखिए भाई ऑप्शन है क्या? हाँ, तो राजा 31 जनवरी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतनी सी बात। ये वाला एमसीक्यू अच्छा है, मैनेजेबल एमसीक्यू स्कोरिंग है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मिति मैडम ने 5 लाख का गुड्स बेचा, कंपनी चार्ज गो ग्रीन सेस। भाई ये सेस लेवाइड बाय लोकल अथॉरिटी 10,000, इसको भी जोड़ते हैं क्या? हाँ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब चीजों को जोड़ा जाता है एक्सेप्ट द सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 लाख और 10,000। उसके बाद कस्टमर ने 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो स्मिता प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट ऑफ 5,000। भाई ये डिस्काउंट
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, अभी का नहीं है, बाद का है। क्योंकि डिस्काउंट बाद का है तो इस 5,000 रुपए को हम लेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5,10,000, ठीक है। तो और इन्होंने यहां पे लिखा भी हुआ है नो एग्रीमेंट वॉज मेड ऑन डिस्काउंट। बोलो बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। इसके बाद ट्रुथ इज गॉड, अ रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA प्रोवाइड सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस विच इज एग्जेम्प्ट अप टू, तो राजा 99,999 पर एग्जेम्प्ट हो जाता है, 10,000 में तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, 9999 पर डे, ठीक है, बहुत ही सिंपल। एमसीक्यू पोर्शन हमारा खत्म हुआ। अब आ जाओ भाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, बड़ा जोरदार डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो DEF लिमिटेड हमारा गुड्स एंड सर्विसेज पुणे महाराष्ट्र, और टर्नओवर है 3.2 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो भाई इस पे CGST लगाओ, SGST लगाओ, 5 लाख रुपए। और क्या रेट दिया है CGST SGST, हाँ भाई 9% का रेट दिया हुआ है, तो 9% CGST लग जाएगा, 9% SGST लग जाएगा। दूसरा, F लिमिटेड ऑफ मुंबई had promised to DEF to complete contract within 3 months, but they can't able to complete the committed contract, तो उनको consideration मिला for non performance of the contract। राजा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात है, तो उसके अंदर जो पेनल्टी है उसके ऊपर हम कोई GST की बात नहीं करते हैं। तो ये जो है ना सर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसे वैसे मिले हैं, इसके ऊपर हम कोई GST की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई थर्ड वाले पे, सर फ्लाइट बुक करिए फॉर एम्प्लॉय ऑफ H इंटरप्राइजेस। तो DEF हैज प्रोवाइडेड अ सर्विसेज ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट फॉर एम्प्लॉय ऑफ H इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली इकोनॉमी क्लास फ्रॉम बगडोगरा टू पुणे। याद करो जो भी बैटमैन वाला होता था, बगडोगरा हो गया, आसाम हो गया, ये हमने याद रखा था बैटमैन से, त्रिपुरा हो गया। तो जो बैटमैन वाले देश हैं, इनसे अगर फ्लाइट जा रही है या तो अराइवल या तो डिपार्चर पर, कौन सी क्लास में, इकोनॉमी क्लास में, तो सर वो भी रहता है हमारा एग्जाम। तो इसके ऊपर भी हम कोई GST की बात नहीं करेंगे। फोर्थ वाला, सर DEF ने गुड्स परचेस करे। जब गुड्स परचेस करे तो इसका मतलब है ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 15 मार्च को हमने गुड्स परचेस करे। नाउ R लिमिटेड इशूड डेबिट नोट। राजा हमेशा याद रखना, लास्ट डेट टू अवेल ITC, याद है आपको लास्ट डेट टू अवेल ITC 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। वहां पे मैं आपको बोलता था कि राजा जो हमारे डेबिट नोट की डेट है ना, उसको अलग माना जाएगा, और जो गुड्स की सप्लाई की डेट है उसको अलग माना जाएगा। इसका मतलब है डेबिट नोट की डेट क्या है, 15 जनवरी 2024। क्या ITC मिल जाएगा? हाँ सर, हम तो खड़े ही कहाँ हैं, जनवरी 2024 में, तो आपको ITC मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये वाली जो डेट है ना 15 मार्च, दिस इज इररिलेवेंट, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो 25,000, और हमने गुड्स खरीदा है कहां से भाई, गुजरात से, और हम है पुणे महाराष्ट्र। तो इस 25,000 पे IGST और इसका आपको करस्पॉन्डिंगली ITC भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कितनी बारीक बारीक क्वेश्चन पूछे। DEF लिमिटेड हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट्स इन पुणे एज अ गोइंग कंसर्न। सर अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न बेच देते हैं तो वो भी हमारा एग्जेम्प्ट रहता है, उसके ऊपर भी GST की बात नहीं होती है। तो ये भी क्या है सर, एग्जेम्प्ट। उसके बाद सर Y को सर्विसेज दी है फॉर बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन दुबई। तो मैंने आपको बोला था कि सर अगर बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर हो रहा है और उसके लिए अगर कोई भी सर्विसेज मिली है तो राजा वो भी हमारा क्या होता है, एग्जेम्प्ट। बहुत बारीक बारीक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। उसके बाद सिर्फ 3-4 बार रिवीजन करने से नहीं होगा, ये दिमाग भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिमाग नहीं चलाएंगे तो वो आपको यूं फेल कर देगा, ठीक है। तो आपको दिमाग चलाना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर इंटर स्टेट है, IGST लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंट्रा स्टेट सर्विसेज है,
सर यहाँ पे CGST लगाओ, SGST लगाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कुछ कुछ टफ भी है। कन्फेक्शनरी आइटम हमने परचेस करे विच आर टू बी यूज्ड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू कस्टमर। सर जो भी कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, टॉफी वॉफी, जब आप कभी शोरूम में जाते होगे तो मारुति के शोरूम में जाओ, कार वार लेने, वो आपको टॉफी खिलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, ये सारी चीजें रहती है। तो भाई आपको जो टॉफी वॉफी दी जा रही है, ये जो फर्म ने खरीदी, इसका फर्म को ITC मिलेगा क्या? सर कोई ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। ITC तब मिलता है जब आप आगे से GST लाके देते हो, और यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो है ना कन्फेक्शनरी आइटम, इसका ITC आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें निकालना क्या है? कंप्यूट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां पे कोई आपको नेट लायबिलिटी नहीं निकालनी है कि आउटपुट में से इनपुट गया तो इतना इतना GST पे करना है। अरे इंस्टीट्यूट ने बोला इतना भी मत करो, आप तो बस क्या निकाल लो, आउटपुट लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट। दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का और एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का। एक एक ट्रांजैक्शन आएगा, CGST, SGST, IGST। नीचे ही आप रिमार्क्स लिखोगे, अलग से वर्किंग नोट या नोट नंबर नहीं लिखोगे। सर इस क्वेश्चन में बच्चे को कितने आ सकते हैं? तो यार देखो 10 में से 10 आना तो मुश्किल है क्योंकि बच्चा गड़बड़ करेगा। तो इसमें मैं 6 से 7 मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, और अगर बहुत अच्छा है तो 8-9 नंबर भी आप स्कोर कर सकते हो। इसके बाद एग्जाम्शन का क्वेश्चन आया। देखो मैं आपको बोलता ही था कि बेटा नए टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नए टॉपिक्स इंस्टीट्यूट टेस्ट करेगा, और वही इन्होंने करा है। देखो भाई, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अग्री to install effluent plant for treatment of wastewater. Sir, to do an act, refrain from an act or tolerate an act. इन तीनों पे GST लगता है अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, एग्रीमेंट होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। इसका मतलब है क्या यहाँ पे GST लगेगा? हाँ सर यहाँ पे GST लगेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, सर क्रिकेट मैच की पास है, टोटल 500 पास डिस्ट्रीब्यूट करें। अब वो दिमाग चलना चाहिए, बार बार रिवाइज करके दिमाग चलेगा कि सर ये 242 500 है, 500 पास डिस्ट्रीब्यूट करे तो एक पास कितने का हुआ? तो 242 500 485। और याद करो मैं आपको बोलता था कि अगर टिकट का प्राइस 500 से कम है तो उसके ऊपर कोई GST की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब है इसके ऊपर GST लगेगा या एग्जेम्प्ट? सर GST इज एग्जेम्प्ट। फिर वापस से मेरे को लग रहा है इस बार इन्होंने पता नहीं टिकट को क्या ले लिया, इकोनॉमी क्लास फॉर मुंबई टू मणिपुर। सर बैटमैन वाली स्टेट है, इकोनॉमी क्लास है, कोई GST की बात। उसके बाद सर बिल्डिंग बनाई है, सर्विसेज दिए। याद करो मैं आपको बोलता था कि सर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज दिए, अगर वहां पे गुड्स का पोर्शन 25% है और सर्विस का पोर्शन 75% है तो एग्जेम्प्ट करो। राजा इन्होंने बताया है कि गुड्स कितना है 279,375, टोटल 8,20,000। तो 279,375 डिवाइड बाय 8,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओ हो, गुड्स का पोर्शन है 34, मतलब सर्विसेज का पोर्शन बैलेंस होगा। सर इसका मतलब ये एग्जेम्प्ट नहीं, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। इन्होंने शायद यही पूछा है, कंप्यूट द GST पेबल बाय ABC फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। तो बहुत ही सिंपल है, एक तो ये हो गया हमारा टैक्सेबल और ये हो गया टैक्सेबल, और ये भी हमारा एग्जेम्प्ट है। तो 8,20,000 और 5,50,000, तो 8,20 प्लस 5,50 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 2,46,600। इंटर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा, तो ये बोला हुआ है ऑल आर इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो राजा ये जो आया ना हमारा 246, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1,23,300 CGST एंड 1,23,300 SGST। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाओ भाई 6 वाला, कंपोजिशन। मैं बार बार क्लास में बोलता हूं भाई बहुत साल हो गए इन्होंने कंपोजिशन पूछा नहीं, अब इन्होंने पूछ लिया। ये ऐसे ही करते हैं, अगर किसी भी टॉपिक को बहुत टाइम से टच नहीं करा है तो फिर ये टच जरूर करेंगे। भाई मिस्टर T इज ए रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश, मशीनरी बनाते,
एग्रीगेट टर्नओवर इज 1.32 करोड़। सर 1.5 करोड़ तक आप कंपोजिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट वॉज द फर्स्ट ईयर सो दे वर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। अच्छा 23-24 से इन्होंने सोचा कि यार हम सर्विसेज भी दें। याद करो मैंने आपको बताया था कि सर कंपोजिशन वाला सर्विसेज दे सकता है पर वहां पे एक लिमिट है, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो भाई 1.32 करोड़ का 10%, तो ये आएगा हमारा 13,20,000। और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, मतलब 13,20,000 रुपए की हम सर्विसेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इन्होंने कितने सर्विसेज दिए भाई? 6.25 लाख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इन्होंने रॉ मटेरियल दूसरी स्टेट से खरीदा है, चलेगा। कंपोजिशन वाला दूसरी स्टेट से खरीद तो सकता है, इंटर स्टेट परचेसेस अलाउड, बस दूसरी स्टेट में बेच नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कंपोजिशन वाला ये इंटर स्टेट खरीद सकता है? हाँ सर खरीद सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं? हाँ भाई कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। गरिमा है परमानेंट रेसिडेंट इन भावनगर। प्लेस ऑफ सप्लाई में मैं आपको कितनी बार बोलूं कि एग्जाम में वो अमेंडमेंट पूछता ही पूछता है। वो आ गया 10(1) और एडवर्टाइजमेंट वाला अमेंडमेंट, तो वो 10(1) देखो भाई 10(1) क्या बोलता था कि सर अगर हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करा है और उसका एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा उसका एड्रेस। अब एड्रेस में सिर्फ स्टेट भी अवेलेबल होगा तो भी चलेगा। यही है भाई, गरिमा भावनगर में रहती है, कार की डिलीवरी ली है, एड्रेस ऑफ गरिमा इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय कियारा मोटर्स मेंशनिंग ओनली द, क्या चलेगा क्या? हाँ सर नेम ऑफ स्टेट है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया हमारा गुजरात। सिंपल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में याद करो 2 बातें होती है कि प्योर एडवर्टाइजमेंट है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा है, राइट पे लिया है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने राइट टू यूज लिया है तो फिर उस केस में हम सेक्शन 12(3) लगाएंगे जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। और अगर प्योर एडवर्टाइजमेंट है तो फिर हम जनरल सेक्शन लगाएंगे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। तो आ जाओ भाई, आकार एडवर्टाइजमेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या चाहते हैं भाई? ये प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। इट टुक्स ऑन राइट टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग्स माउंटेड ऑन फिक्स सरफेस अटैच्ड टू अर्थ सिचुएटेड इन उदयपुर एंड इन ग्वालियर। तो एक होर्डिंग है भाई उदयपुर में और एक कहां है हमारा ग्वालियर में। कहां से लिया है सर हमने? फ्रॉम GN Enterprises रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब भाई ये मजे का पॉइंट है, आकार एडवर्टाइजमेंट हैज अ एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस एंड ऑल्सो टू मैनेज द एडवर्टाइजमेंट ऑन द होर्डिंग्स। सर जब हमारे पास ही अधिकार है, हम ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे सर कौन सा सेक्शन लगेगा? 12(3). और 12(3) जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है वो बोलता है आखिरकार इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तो लोकेटेड है किधर? उदयपुर राजस्थान, और दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है भाई? ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया उदयपुर राजस्थान एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश। बोलो बात क्लियर है क्या? सर उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन TDS का क्वेश्चन आया, बच्चे शायद गलत ना करके आए हो। 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। तो 9% CGST, 9% SGST, IGST 18% इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो एक काम करते हैं ना अपन, 13,57,000, हाँ तो टोटल हो गया हमारा 11,50,000। और कितने इंस्टॉलमेंट है? 5 इंस्टॉलमेंट है, तो डिवाइड बाय 5। अब है ना 2,30,000 पर इंस्टॉलमेंट और ऊपर से GST अलग। अब आप बोलोगे TDS में तो 2.5 लाख पड़ा था। अरे राजा 2.5 लाख ऐसा इंडिविजुअल पेमेंट वाइज नहीं दिखना है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखो ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? तो 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ GST, GST हटा के कितना हो गया? 11,50,000।
तो क्या टीडीएस लगेगा? भाई देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको करे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, तो पीएसयू इज अ नोटिफाइड पर्सन, तो उसके ऊपर हम टीडीएस की बात करेंगे। तो मैंने आपको याद भी कराया था कि सेक्शन 51 में कितना परसेंट टीडीएस है? 2%। तो क्या टीडीएस की बात होगी? हाँ जी, टीडीएस की बात होगी। जब जब आप पेमेंट करोगे आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, जीएसटी वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस नहीं आएगा, जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला अमाउंट है उसके ऊपर हम टीडीएस की बात करेंगे। एक और क्वेश्चन, सर कब डिपॉजिट करना है? तो टीडीएस हमको डिपॉजिट करना रहता है नेक्स्ट मंथ की 10th तारीख, तो 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बना होगा आपसे, ज्यादा टफ नहीं था। अब इन्होंने है ना बच्चों के जो मजे लिए वो लिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, सीसीएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर बच्चे छोड़ के जाते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में बच्चा बोलेगा इसमें से क्या पूछेगा? देखो, जो अनइंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में से इतना सिंपल क्वेश्चन आया, पर अगर आपको याद होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, पर अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर भूल जाओ, 5 में से आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल कीप सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट द डिटेल्स टू बी मेंटेन। प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन सबकी किताब में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बस शर्त ये कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पूरा बताना पड़ेगा कि सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर विद कंसिडरेशन है तो सप्लाई बनेगा, नो मैटर बिजनेस का यूज है या पर्सनल यूज है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हमारा विदाउट कंसिडरेशन है तो शेड्यूल 1 पे आ जाओ, और अगर रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया प्लस हमारा बिजनेस यूज है तब जाके वो सप्लाई बनेगा। तो ये 5 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि सर सप्लाई चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर किस किस को ई इनवॉइस नहीं बनाना? तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन ये आपको पता ही है, गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, फिर टिकट विकेट वाले हो गए, इन सबको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी लिस्ट है। उसके बाद नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजंस। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी काउंसिल का एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होंगे कुछ कुछ रीजन की वजह से। इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि सर अगर किसी का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव हो गया, तो क्या अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव हो गया और फिर अगर जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन सुनाया तो क्या वो डिसीजन गलत हो जाएगा? नहीं भाई, कोई डिसीजन गलत नहीं होगा, डिसीजन सही रहेगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपको नहीं आया हो, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने और में आपको सिंपल वाला क्वेश्चन भी दिया। मतलब अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद से ये बी वाला छोड़ देता और वाला कर लेता, पर शर्त ये है कि मेरा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रेडी होना चाहिए। तो सेकंड वाला जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया कि बताओ भाई एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं एंड ऑल्सो टेल द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट इज टू बी केप्ट बाय द एजेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है सर, ओवरऑल पेपर कैसा था? देखो जनवरी वाला, बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं होने वाला। ए क्वेश्चन बैंक, बी क्वेश्चन बैंक, आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कर लो, स्टडी मैट के कर लो, किसी की भी क्वेश्चन बैंक कर लो, मेरी क्वेश्चन बैंक कर लो, किसी भी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। होगा सर किससे होगा? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। रट्टे मारने वाले बच्चे ही आउट हो जाओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा, फिर आपने कम पढ़ाई करी हो या ज्यादा पढ़ाई करी हो। सर हर चैप्टर के साथ एक बार अगर टाइम हो तो स्टडी मटेरियल को जरूर एक बार पलटाते जाए, क्योंकि कभी कभार वो बहुत बारीक बारीक बीच में से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और सर क्वेश्चन बैंक अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, मेरी क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, किसी भी अन्य फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, तो वहां पे सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मत पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ना भी शुरू कर दिया तो बेटा फिर आपका पतन शुरू हो गया। आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद देखो कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, फिर देखो क्या मैच हो रहा है या नहीं। और सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, दिमाग लगाना सीखो। दिमाग नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। आप 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, उससे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता है। कायदे से 8 घंटे भी पढ़ लिया ना तो मोर देन इनफ है।
पर 8 घंटे अगर आपने दिमाग लगा के पढ़ा, सोच सोच के पढ़ा, तो मोर देन इनफ है। फिर तो अगर आप 14 घंटे भी पढ़ रहे हो और दिन में फिर 6 बार मोबाइल निकाल रहे हो, मम्मी का फोन है, पापा का फोन है, बुआ का फोन है, दादी का फोन है, सॉरी, फिर आपको भले शब्द कड़वे लगे, पास होना मुश्किल है, क्योंकि फोकस तो हुआ ही नहीं। इसलिए 14 घंटे अगर आपके पास है, 24 में से आप 8 लगा दो आपके सोने में, 8 घंटे आपको सोना ही है, नो मैटर व्हाट। फिर भी आपके कितने बच गए? 16 घंटे। अगर 16 में से आपके 12 घंटे भी निकल रहे हैं तो बहुत है। 12 घंटे एफिशिएंट निकलना चाहिए। ये 12 घंटे में आप मोबाइल को बंद करोगे, ब्रेक नहीं लोगे। एक होता है कि सर हम 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक है, उसमें हम मोबाइल चलाते हैं, सॉरी, 10-12 घंटे पढ़, सर हम फिर मोबाइल चलाओ ना, 4 घंटे बचे ना अभी और आपके पास, इस 4 घंटे में आपको जो चलाना है वो चलाओ। और भाई पढ़ाई के तरीके को बदलो। सिर्फ आपकी किताबें पलटने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी आपका पेपर गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना। अच्छा, इस पेपर सॉल्व में अगर मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो गई तो कमेंट बॉक्स में प्यार से बता देना कि सर आपने ही गलत बताया। ठीक है, तो फिर मैं आपको वहीं पे कमेंट बॉक्स में क्लैरिफाई कर दूंगा। क्योंकि मोर और लेस क्या होता है ना बेटा, पेपर अभी तो मैंने सिर्फ ऐड टुगेदर देखा, आप तो 3 घंटे बैठ के पेपर करते हो, तो उसमें हो सकता है कि मेरे से पेपर एनालिसिस में थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो मेरे को आप कमेंट में बता देना सर कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, मैं आपको उसका भी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और इसी तरह से अपने चैनल को प्यार देते रखो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।